हाँ जी बच्चों, कल हमने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के बारे में समझ लिया था कि वो कैसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। और सारे बच्चों को ये बहुत अच्छे से पता है कि वो डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग रेट निकलता है। से यस और नो? डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग निकलता है। कैसे? जहां पे भी डिमांड और सप्लाई क्या कर जाएगी, इंटरसेक्ट कर जाएगी, वहां पे हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट निकल जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, वो सारी चीजें समझ तो ली थी हमने, लेकिन उसका टेक्स्ट पढ़ना बाकी रह गया था। वो कार्यक्रम आज पूरा कर ले। चलो जी। और उसके बाद फिर जो अभी लास्ट में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था ना, जो अभी लास्ट में जो एग्जाम हुआ है सीबीएसई ने, जो 12th लेवल पे मैक्रो में से इस चैप्टर में जो सवाल पूछा मैं वो दिखाऊंगा, और फिर आप मेरे को बताना कि वो आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ठीक है ना? वैसे जैसे आपने केस स्टडी के बारे में पूछा कि इको में भी केस स्टडी आती है क्या, तो अभी हम वो भी देख लेंगे कि एक चैप्टर और पढ़ चुके हैं ना, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, उसमें से भी कुछ सवाल पूछे थे, तो वो देखेंगे कि हमारे को जम रहे हैं कि नहीं जम रहे हैं, मतलब उनका आंसर लिखना बनेगा कि नहीं बनेगा हमारे को, एक बार चेक कर लेंगे हम पेपर से। ठीक है ना? खैर, सारे बच्चे यहाँ पे फोकस करेंगे। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम रेफर्स टू अ सिस्टम। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम वो सिस्टम होता है इन विच द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड, जहां पे एक्सचेंज रेट हम डिटरमाइन करते हैं, मतलब फाइंड आउट करते हैं किसके थ्रू, बाय द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जो किसके फोर्सेज से निकलता है, मतलब मार्केट में इंडिपेंडेंटली डिमांड और सप्लाई होती रहती है। भाई मेरे को डॉलर चाहिए, है ना, तो मैं जाके क्या करूंगा, डिमांड करूंगा। जो बैंकर्स है ना, या जो अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस है जो किस में डील करते हैं, फॉरेन करेंसी में डील करते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। सप्लाई कैसे कर रहे हैं, मतलब वो यूएसए से लेकर के क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। समझ में आ रही है ना बात? तो अब ऐसे क्या होगा कि जहां पे भी डिमांड और सप्लाई के इंटरसेक्शन से जो रेट निकल के आता है वो फॉरेन एक्सचेंज रेट हो जाता है। कौन से सिस्टम में, फिक्स में या फ्लेक्सिबल में? फ्लेक्सिबल में। तो ये कह रहे हैं कि एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है डिमांड और सप्लाई से ऑफ डिफरेंट करेंसीज, अलग अलग करेंसीज का, इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। किसमें? मुझे आप बताओ, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में केवल दो ही करेंसी डील होती है, बहुत सारी करेंसी में डीलिंग होती है? हमने तो एग्जांपल केवल किसका लिया, इंडियन रुपी का और डॉलर का है, लेकिन करेंसी तो बहुत सारी डील होती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। तो सारी करेंसी का आपस में क्या हो सकता है, डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग रेट निकल सकता है। द वैल्यू ऑफ वन करेंसी, सॉरी, द वैल्यू ऑफ करेंसी इज अलाउड टू फ्लक्चुएट फ्रीली। जो वैल्यू होती है, जो रेट होता है किसका, करेंसी का, वो अलाउड, मतलब उसमें क्या होती है, परमिशन होती है कि वो फ्रीली क्या कर सकता है, फ्लोट कर सकता है, फ्लक्चुएट कर सकता है। मतलब मेरे को समझ में नहीं आया, फ्रीली फ्लोट करने का मतलब या फ्रीली फ्लक्चुएट करने का मतलब क्या है, कि रेट कम ज्यादा वो किसके बेसिस पे होगा, डिमांड से। मान लिया मार्केट में डिमांड ज्यादा है यूएस डॉलर की और सप्लाई है नहीं है, तो आप मुझे बताओ फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर सप्लाई क्या है, ज्यादा है, लेकिन डिमांड नहीं है, डिमांड कम है, तो उस केस में रेट क्या होने वाला है, कम होने वाला। तो कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, ये किसके बेसिस पे डिटरमाइन होगा, हाँ, मार्केट डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे। आगे, अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यही बोला इसने। फिर नेक्स्ट बुलेट में क्या बोल रहा है, द एक्सचेंज रेट कैन फ्लक्चुएट फ्रॉम ईयर टू ईयर और इवन डे टू डे। अरे मैं तो कह रहा हूँ बच्चों, सेकंडों में चेंज हो जाता है। www.xe.com पे आप अगर क्या करोगे, अभी रेट डालोगे और हर 3 सेकंड में क्या करोगे, रिफ्रेश करोगे ना, तो रेट क्या हो जाने वाला है, चेंज हो जाने वाला है। हाँ जी बच्चों, और ये तो बात ही किसकी कर रहे हैं, ईयर टू ईयर तो बहुत दूर की बात है, इवन डे टू डे तो बहुत दूर की बात है। सेकंडों में रेट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। समझ में आ रही है बच्चों? अच्छा एक बात बताऊं, ये जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है ना बच्चों, ये 24 घंटे ओपन रहती है। जैसे मैं अगर शेयर मार्केट की बात करूं, तो शेयर मार्केट 24 घंटे ओपन नहीं रहती, 9:15 खुलती है और 3:30 बंद हो जाती है। 9:15 खुलती है और 3:30। ये मैंने आपको बिजनेस का क्वेश्चन बताया, बिजनेस में जब हम पार्ट 2 पढ़ेंगे ना, तो वहां पे कवर करते हैं। मेरे को ये बताना जरूरी था, क्योंकि मेरे को ये बताना है कि जो वो है ना, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है जहाँ पे यानी कि फॉरेन करेंसी की डीलिंग होती है, तो उसमें वो 24 घंटे मार्केट खुलती है। ऐसा क्यों, जबकि जो शेयर मार्केट है वो तो 9:15 से 3:30 तक ही खुलती है। तो ऐसे तो लोगों को शेयर्स वगैरह भी तो कभी भी चाहिए, वो भी। वेरी गुड, दैट्स द राइट आंसर।
क्योंकि हर एक कंट्री में ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे भी दिन हो रहा है तो हर एक कंट्री में भी क्या हो रहा हो, दिन हो रहा हो, है ना। ये बिल्कुल सही बोला। ये कह रहा है भाई बहुत भारी फील हो रहा है तो कह रहे यहाँ पे दिन और वहां पे रात, क्योंकि कहीं पे जो डीलिंग हो रही है, हमारे तो अभी दिन हो गया लेकिन उधर क्या हो गई, रात हो गई। तो अभी वो मान लिया डीलिंग वहां पे कम हो गई, लेकिन जब हमारे यहाँ हम सो रहे होंगे, हमारे यहाँ रात हो रही है, तो उनके यहाँ पे दिन हो रहा है, डीलिंग कर रहे होंगे। तो क्योंकि हर एक टाइम कोई ना कोई बंदा डीलिंग कर रहा है, उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे दिन वहां पे रात, दैट्स वाई क्या होता है, बोलो ना, 24 घंटे मार्केट खुली रहती है। ठीक है, खैर ये मेरे सिलेबस से कोई मतलब नहीं था, ये तो एक एड ऑन चीज थी। आगे देखो बच्चों, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट कर सकता है फ्रॉम ईयर टू ईयर और इवन डे टू डे। मैं तो कह रहा हूँ सेकंडों सेकंडों में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। आगे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देखो ये वाला बुलेट, देयर इज नो ऑफिशियल माने गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम से जब रेट निकलता है, कौन सा रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट निकलता है, तो इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन होता, इस गवर्नमेंट का इंटरवेंशन माने ऑफिशियल इंटरवेंशन, मतलब इसमें आरबीआई क्या नहीं करता, दखल अंदाजी नहीं करता, इसमें इंटरफेयर नहीं करता बीच में, क्योंकि ये रेट तो किससे निकल रहा है, डिमांड एंड सप्लाई से। तो यहाँ पे किसी का कोई रोल नहीं होता है एक्सेप्ट डिमांड एंड सप्लाई, केवल और केवल जो रोल होता है वो डिमांड एंड सप्लाई का होता है। पक्की बात। आगे, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज ऑल्सो नोन एज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। मैंने टेलीग्राम पे भी क्वेश्चन पूछा था और पहली बार ऐसा हुआ कि जिसके मैंने 5 ऑप्शन बनाए, आधे बच्चों ने उसका आंसर केवल फ्लेक्सिबल किया है। ठीक है ना, मैंने बोला फ्लोटिंग का दूसरा नाम क्या है या उसको किस नाम से भी जानते हैं, ऐसे नहीं बोला था दूसरा नाम क्या है, मैंने बोला था उसको इज ऑल्सो नोन एज, है ना। तो पहला क्या था, फ्री रेट ऑफ एक्सचेंज, दूसरा फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज, तीसरा पार रेट ऑफ एक्सचेंज, और चौथा इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, और पांचवा ऑल ऑफ द अबव। ये तो ये सभी था, है ना। इसको क्या बोलते हैं, जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होता है इसको फ्लोटिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। क्यों बोलते हैं फ्लोटिंग, क्योंकि फ्लोट कर रहा है, चेंज हो रहा है ना। अच्छा, फ्लेक्सिबल क्यों बोलते हैं, वही तो, क्योंकि फ्लोट फ्लेक्सिबल है, चेंज हो रहा है। अच्छा, इसे फ्लोटिंग बोल दिया, फ्लेक्सिबल बोल दिया, और तीसरा क्या है, फ्री। फ्री क्यों है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है, तो फ्री रेट ऑफ एक्सचेंज है। चौथा पार रेट ऑफ एक्सचेंज है। पार का मतलब क्या होता है, मेरे को बता सकते हो आप, वेरी गुड, कंपनी अकाउंटिंग पढ़ के आए हो बच्चों आप। हाँ जी बच्चों, देखो 3 चीजें होती है, कोई 10 रुपए की वैल्यू की कोई आइटम है, 10 रुपए की वैल्यू की कोई, और वो आपको 10 में ही मिले, तो इसका मतलब है वो एट पार है। उसकी आइटम की वैल्यू तो 10 रुपए है लेकिन मिल रही है वो आपको 15 रुपए में, या 10 से ज्यादा में मिल रही है, तो इसका मतलब है एट प्रीमियम, कि वो चीजें किस पे है, प्रीमियम पे। भैया अकाउंट वाली क्लास की फील आ रही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और कोई 10 वाली वैल्यू की कोई आइटम है जिसकी वैल्यू 10 है और वो कितने मिल रही है, लेट्स सपोज आपको 8 रुपए में मिल रही है, तो डिस्काउंट पे है। किस पे है, डिस्काउंट पे है। अच्छा, पार का मतलब क्या हुआ, यानी कि जितनी वैल्यू है उतने। और ये इसमें हो क्या रहा है, इसमें ये तो हो रहा है भाई, जितनी जिस करेंसी की वैल्यू होनी चाहिए उसकी वही वैल्यू निकल के आ रही है, किसके अकॉर्डिंग, डिमांड और, जबकि उसे आप पार नहीं बोल सकते। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में जो रेट गवर्नमेंट फिक्स करती है उसे पार नहीं बोल सकते, पार रेट ऑफ एक्सचेंज नहीं बोल सकते आप। क्यों नहीं बोल सकते, अरे गवर्नमेंट ने फिक्स किया है ना। गवर्नमेंट, देखो ये समझो बात बच्चों, मान लिया मेरी करेंसी की वैल्यू एक यूनिट में कितना है, 2 ग्राम गोल्ड है, गलती से मेरे मुंह से 3 निकल गया, अगले वालों ने मान भी लिया, तो बताओ ये पार रेट हुआ। हालांकि यहाँ पे तो मेरे से क्या हो गई, मिस्टेक हो गई, ठीक है ना। अगर मैंने इंटेंशनली भी कुछ भी बता दिया और उन्होंने मान लिया तो वो तो वही हो जाएगा ना, तो वो पार तो नहीं हुआ ना। पार रेट ऑफ एक्सचेंज तो जो जिस चीज की वैल्यू है उतना ही उसका रेट होना, वो पार रेट है। और पार रेट केवल किस में हो सकता है, बोलो, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में हो सकता है। मैंने रीजनिंग बता रहा हूं मैं आपको कि इसके जो 4 नाम है उनको 4 नाम उसको बोले क्यों जाते हैं, ऐसा उनको नाम दिया क्यों गया है। पहला मैंने बताया क्या, फ्लोटिंग। फ्लेक्सिबल का रीजन मैंने बता दिया, किसका बता दिया मैंने आपको, फ्री का बता दिया, ठीक है ना। और किसका बताया, पार का बताया। और चौथा नाम क्या है इसका, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। इक्विलिब्रियम क्यों है, इक्विलिब्रियम क्यों है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई से निकल रहा है, और डिमांड और सप्लाई से जो रेट निकलता है वो इक्विलिब्रियम रेट निकलता है। कौन सा रेट निकलता है,
इक्विलिब्रियम की जब तक कोई इसमें चेंज नहीं होता, डिमांड और सप्लाई में चेंज नहीं होता, तो रेट यही रहने वाला है। जहाँ पे आज पॉइंट क्या हुआ है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकला है। ठीक है बच्चों, हाँ तो बोल दो यार, बोलते भी नहीं आप तो, कैसे हो? ऐसे ही है भैया बस हम। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज ऑल्सो नोन एज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और फ्री रेट ऑफ एक्सचेंज, as it is freely determined by market forces of demand and supply of foreign exchange। कोई शक किसी को भी? पक्की बात। नेक्स्ट द, हाँ कुछ पूछ रहे हैं वर्मा जी? द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट। एक्सचेंज रेट कौन निकाल के देती है? क्योंकि मार्केट के अंदर ही तो क्या होती है, डिमांड एंड सप्लाई होती है। अब वो कैसे होती है देखो, दैट इज थ्रू इंटरेक्शन, क्योंकि इंटरेक्शन हो रहा है किसका किसके साथ, थ्रू इंटरेक्शन ऑफ थाउजेंड ऑफ बैंक्स, क्योंकि मार्केट में हजारों बैंक है, हजारों फॉर्म्स है। हजारों बैंक वो है जो सप्लाई कर रहे हैं, हजारों फॉर्म्स वो है जिन्हें क्या चाहिए, डॉलर या बाकी दूसरी करेंसी चाहिए, ठीक है ना। एंड अनदर इंस्टीट्यूशन या बाकी दूसरे क्या है, इंस्टीट्यूशन है जो एंगेज है, जो लगे हुए हैं किसमें, इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट, जो खरीद और बेच में लग रहे हैं। ठीक है ना, तो जब खरीद और बेच कर रहे हैं तो डिमांड एंड सप्लाई हो रही है, और डिमांड एंड सप्लाई के इंटरसेक्शन से जो रेट निकलता है वो फ्लेक्सिबल रेट निकलता है या फ्री रेट निकलता है। कोई शक बच्चों? नेक्स्ट, द एक्सचेंज रेट एट विच द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल टू इट्स सप्लाई। वो एक्सचेंज रेट जिस रेट पर फॉरेन करेंसी की जो डिमांड है वो किसके इक्वल हो जाती है, उसकी सप्लाई के इक्वल हो जाती है, इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। उसे क्या बोलते हैं? सारे बच्चों को पता है, और आज से नहीं पता है, बचपन से पता है कि इक्विलिब्रियम रेट क्या होता है। जिस रेट पे डिमांड और सप्लाई क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, है ना, इक्वल हो जाए, या अगर ग्राफ की लैंग्वेज में बोलोगे तो इंटरसेक्ट कर जाए डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व, तो उसके अगेंस्ट जो रेट निकल के आता है, जो मैंने कल इधर बना के बताया था आपको, ठीक है ना, वो रेट को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम रेट। क्या बोलते हैं बच्चों? और पार रेट ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि उसकी जितनी वैल्यू है वो उतनी होनी चाहिए। हाँ बोलो नमन भैया, आपने इसके ना दो नाम तो ऊपर बताए, देखो ये रे, एक तो ये फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और एक फ्री रेट ऑफ एक्सचेंज। आप ना यहीं पे लिख देते ना कि ये जो आपने लिखा है ना, ये क्या है यहाँ पे, एक तो ये इक्विलिब्रियम रेट और एक पार रेट, ये आपने वहीं पे क्यों नहीं लिखे? चारों नाम एक ही जगह हो जाते हैं, अलग अलग बताने की क्या जरूरत थी? बच्चों देखो, जो ऊपर के दो नाम है वो उसके नाम क्यों पड़े, उनकी रीजनिंग अलग लिखी हुई है, और नीचे वाले जो दो नाम है वो उन्हें उस नाम से क्यों बोल रहे हैं, उनकी रीजनिंग अलग अलग लिखी हुई है, तो इसलिए मैं उन्हें एक ही बुलेट में नहीं लिख सकता ना, तो दोनों को अलग अलग बताए। फ्लोटिंग और फ्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि रेट क्या होता है, फ्रीली डिटरमाइंड होता है, फ्लोट करता रहता है ऊपर नीचे ऊपर नीचे। लेकिन इक्विलिब्रियम और पार क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस रेट पे डिमांड और सप्लाई क्या होती है, आपस में इक्वल होती है, इंटरसेक्ट करती है। समझ आई बच्चों बात? 1 मिनट का समय दे रहा हूं, सारे बच्चे एक बार इसको पढ़ लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। किसी को कोई शक, कुछ कहना सुनना हो, आगे चल सकते हैं। ये देखो बच्चों, ये इसका डायग्राम है, कल मैंने ये बना के दिखाया था आपको। इधर फॉरेन एक्सचेंज रेट, नीचे क्या है, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जो ब्लू वाली लाइन है वो किसकी है, डिमांड की है,
और जो ऑरेंज वाली लाइन है वो किसकी है, सप्लाई की है, और दोनों डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व कहीं पे तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हाँ तो बोलो। अच्छा जी, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। पक्की बात बच्चों। और ई पॉइंट के इधर हम क्या डाल देंगे, एक लाइन डालेंगे ऐसे। तो ये समवेयर किसके बीच में लाई कर रही है, 70 और 75 के बीच में। मानने के लिए मैं इसे 72.5 मान लूं, तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट निकलेगा वो कितना निकलेगा, 72.5। और अगर मैं इधर से एक लाइन ऐसे डालूं नीचे, तो ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो जाएगी बच्चों। क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ये तो था इक्विलिब्रियम प्राइस, और नीचे हो जाएगी ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अच्छा, वो क्योंकि मैं डायग्राम वैसे बना सकता था, वर्ड में वैसे बनता है वो डायग्राम, तो वैसे बनाया मैंने। आप इसको ऐसे बना सकते हो, नंबर्स लिख करके, जो मैंने कल नोटिंग कराई थी आपको। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसा यहाँ पे बना हुआ है ऐसा भी बना सकते हो, ऐसा भी बना सकते हो, एक ही बात है। किसी को कोई शक तो नहीं है। अच्छा, एक सवाल देख लो और उसके बाद फिर मैं आपको एग्जाम का क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो ये नोट में देखो, नोट में क्या लिखा हुआ है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, एक टॉपिक का बार बार जिक्र हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। आखिरकार ये होती क्या है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। सिंपल बच्चों, जिस मार्केट के अंदर फॉरेन करेंसीज की बाइंग एंड सेलिंग होती है, या डिमांड और सप्लाई होती है, जहाँ पे वो क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। सिंपल। और ये भैया कोई प्लेस होता है क्या पर्टिकुलर, नहीं बच्चों। प्लेस हो भी सकता है, लेकिन आजकल तो सारी चीजें ऑनलाइन ही हो जाती है। अरे जैसे क्या है कि आप XE.com है, तो ये ऑथोराइज्ड है कि ये क्या कर सकते हो आप, इसके थ्रू क्या कर सकते हो, परचेज और सेल कर सकते हो, किसको, फॉरेन करेंसी को। इनफैक्ट आप बैंक में जाके भी कर सकते हो, ठीक है ना, ये चीज। तो ये सब क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है। क्या है, देख लो। द मार्केट, ऐसी मार्केट वेयर फॉरेन करेंसीज आर डिमांडेड एंड सप्लाइड, जहां पे फॉरेन करेंसी की बच्चों या तो क्या होती है, डिमांड होती है, या सप्लाई होती है, इज कॉल्ड द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। उसे हम क्या बोलते हैं, या उसे इंटरनेशनल मनी मार्केट भी बोल सकते हो। आप क्या बोल सकते हो, कोई डाउट तो नहीं है। अब इसके हमें क्या पढ़ने हैं, मेरिट्स और डिमेरिट्स पढ़ने हैं, लेकिन उसको पढ़ने से पहले पहले एग्जाम का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 3 नंबर के लिए आया है, और डायरेक्ट क्वेश्चन है, डिस्कस ब्रीफली द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट अंडर द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। प्लेन क्वेश्चन है या नहीं है, कोई केस स्टडी नहीं है, प्लेन क्वेश्चन है। क्या बोला, मुझे तो समझ में ही नहीं आया। डिस्कस करना है आपको कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में रेट कैसे डिटरमाइन होता है। तो अब क्या बोलोगे, under flexible exchange rate system the exchange rate can be determined by the forces of demand and supply, and the rate at which demand for foreign exchange is equal to the, दूसरे बुलेट में लिखोगे, the rate at which demand for foreign exchange is equal to the supply of foreign exchange, that particular rate is called as equilibrium rate of exchange or par rate of exchange। yes or no, ठीक है ना। दिस कैन बी, 3 नंबर में है ना, 2 बुलेट लिख दिए मैंने, 2 नंबर मिल गए मेरे को। एक बुलेट अभी क्या करना है मेरे को, अभी थोड़ा और बताना है इसके बारे में, है ना। द रेट which can be determined through flexible exchange rate system can be better understood with the help of given diagram, ऐसा आप लिखो उसमें। और ये डायग्राम बनाना तो बोलो भारत माता की जय। एक y एक्सिस, एक x एक्सिस, ये ओरिजिन, और इधर लिखो फॉरेन एक्सचेंज रेट, इधर लिखो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। dd इज द डिमांड कर, ss इज द सप्लाई कर, और बस E इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, इधर से लाइन डालो, OP इज द इक्विलिब्रियम प्राइस, ये निकल गया रेट, बात खत्म। 3 नंबर हमारे पॉकेट के अंदर। हाँ बोलो, बताओ। इतना बड़ा कोई कोई क्वेश्चन है ये, छपरी सवाल है, बताओ। कोई बात नहीं, इसमें मतलब पूरे चैप्टर में से, चैप्टर काफी बड़ा है, पूरे चैप्टर में से एक ही सवाल आया। तो एक ही सवाल भैया इतने बड़े चैप्टर में है, अरे बच्चों पूरी इकोनॉमिक्स के अंदर 12 और 10 22 चैप्टर है, 80 नंबर का पूछना है उन्हें, एक ही चैप्टर में सारा कोई ना पूछेंगे। इसकी कवरेज थोड़ी कम रहती है, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी इसमें से क्वेश्चन भी नहीं आता, इसके अगले वाले में से आता है। अगला चैप्टर है बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है ना, कभी कभी इसमें से क्वेश्चन नहीं आता, उसमें से आता है। अगर इसमें से आया तो
उसमें से मतलब कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, एमसीक्यू वगैरह पूछ ले तो बात अलग है। और अगर उसमें से आया तो इसमें से बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछते 3 नंबर का या 4 नंबर का, ठीक है ना। लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि हम सेलेक्टिव बेसिस पे स्टडी करेंगे, पढ़ना तो हमें सारा ही पड़ेगा, एक क्या हो जाने की वो आ जाए या ये आ जाए, ठीक है। खैर, लेकिन जो पहले वाला चैप्टर हम पढ़ के आए बच्चों, कौन से वाला, जो गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी पढ़ के आए हैं, वो थोड़ा बड़ा चैप्टर है और उसकी कवरेज भी ज्यादा रहती है एग्जामिनेशन में। उसके क्वेश्चन देखना कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 17। और ये देखो पूरा का पूरा पार्ट 17 का ए, और में भी उसी का क्वेश्चन पूछा है, उसके भी इसने दो दो पार्ट बनाए हैं, ठीक है ना। 17 ए और 17 बी गवर्नमेंट बजट से पूछा है, और ए और बी के भी दो दो पार्ट बनाए हैं। आप चाहे तो ए कर सकते हो, चाहे तो बी कर सकते हो, क्योंकि चॉइस है ना इसमें। चलो मैं नहीं बता रहा हूँ, एक बार आप पढ़ के देखो, इस 17 का फर्स्ट पार्ट पढ़ के देखो। ये केस स्टडी है, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिखाया जो प्लेन पूछा, ये केस स्टडी पूछी। ए पार्ट प्रॉपर केस स्टडी है, छोटी सी है, मतलब बड़ी केस स्टडी नहीं, छोटी सी है। चलो देखते हैं आपको समझ में आता कि नहीं आता। टेलीग्राम पे पड़ा हुआ है पेपर, आई थिंक नहीं होगा तो मैं डाल दूंगा आज। बी वाले का फर्स्ट आता है आपको, आपने पढ़ लिया क्या? नहीं, पहले ये देखो, वो भी कराऊंगा मैं डिस्कस, तो सारे कराऊंगा, फिलहाल ये देख लो। इन द रिसेंट टाइम्स, और बच्चों ये चीज हमने क्लास में डिस्कस की हुई है कि हमारी मोदी गवर्नमेंट का बड़ा फोकस रहता है किस पे, डिफेंस सेक्टर पे। और सवाल देखो ये पूछा है उन्होंने, इन द रिसेंट टाइम्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनकर्ड अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ इंडिजीनियस डिफेंस आइटम्स अंडर मेक इन इंडिया प्रोग्राम, ठीक है। अच्छा, कह रहे हैं कि हाल फिलहाल में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने बहुत सारे क्या किए, खर्चे किए हैं, किसके एक्विजिशन पे, हाँ जो डिफेंस आइटम्स है उनके एक्विजिशन पे। और किसमें, मेक इन इंडिया प्रोग्राम में, मतलब मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत उन्होंने बहुत सारे क्या किए, डील्स किए, बहुत सारे डिफेंस आइटम क्या किए उन्होंने, उन पे क्या किया है, खर्च किया है उनको एक्वायर करने पे। तो ये बोल रहा है आइडेंटिफाई एंड डिस्कस, पहले आइडेंटिफाई करना है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को ध्यान से सुनो, आइडेंटिफाई भी करना है और फिर उसे एक्सप्लेन भी करना है, मतलब डिस्कस भी करना है। किसको, द टू टाइप्स ऑफ बजट एक्सपेंडिचर। इसका क्या जाता अगर ये डायरेक्टली ये बोल देता कि बजटरी एक्सपेंडिचर कितने टाइप के होते हैं, ये वही तो सवाल है सिंपल, अगर सिंपल पूछता है। लेकिन एग्जामिनेशन में सिंपल नहीं पूछा इसने, वहां पे एक केस स्टडी बता दी। मतलब अगर मैं आपको बोलूं ऊपर वाला बुलेट ना भी देता ना, तब भी हम इसका आंसर कर पाते, लेकिन नहीं, हमें तो क्या करना है, टेस्ट करना है। और ये मतलब ये कोई, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि ये बुरी बात है, ये अच्छी बात है कि बच्चे की देखो तो कैपेसिटी की कितना वो एनालाइज कर सकता है। तो क्या बोल रहे हैं, आइडेंटिफाई करना है, डिस्कशन करना है दो तरह के एक्सपेंडिचर विच में बी अंडरटेकन, जो क्या हो सकता है, सरकार खर्च कर सकती है बाय द गवर्नमेंट एज सजेस्टेड इन द अबव स्टेटमेंट, जो ऊपर दिए गए हैं। तो बताओ दो तरीके के खर्चे कैसे कर सकती है सरकार, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और प्लान एक्सपेंडिचर, सॉरी कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा पहले लिखोगे आप कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्यों लिखोगे, क्योंकि देखो प्रॉपर प्रॉपर किसकी बात की है इसने, एक्विजिशन ऑफ डिफेंस आइटम, जैसे टैंकर खरीदे, हमने जो वो है, जो फाइटर जेट है वो खरीदे, तो बताओ इनसे हमारी एसेट्स बिल्ड हो रही है नहीं हो रही है, तो कैपेक्स होगा, क्या होगा। लेकिन एक बात बताओ, वो डिफेंस में वो बुलेट्स वगैरह चलाने के लिए, या जो ट्रेनिंग पे एक टाइप से खर्च करती है सरकार, जो हमारे आर्मी पर्सोनल होते हैं उनकी ट्रेनिंग पे जो खर्च करती है, बुलेट्स वगैरह पे, जो बारूद वगैरह है आरडीएक्स वगैरह पे, जो भी वो चाहिए, वो किस टाइप का खर्चा है। क्योंकि केवल केवल बच्चों जेट लाके काम नहीं जमेगा ना, टैंकर लाके काम नहीं चलेगा ना, उसके अंदर वो भी तो चाहिए ना मसाला जो उड़ाएगा। हाँ बोलो ना, तो वो कौन सा खर्चा है, वो रेवेन्यू नेचर का खर्चा है। तो देखो बच्चे यहाँ पे कैपिटल तो देख के आएंगे कि हाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन रेवेन्यू आपको लिख के बताना है कि हाँ, क्योंकि इसमें दो पूछे हैं ना, कि एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होता है। और मजे की बात ये है कि आपको खुद से बना के बताना पड़ेगा कि अगर हमने टैंकर खरीदे, प्राइवेट जेट फाइटर जेट खरीदे, तो उसमें क्या रहने वाला है, उसके केस में तो कैपिटल एक्सपेंडिचर रहेगा।
लेकिन जो हमने किस पे, जो बुलेट्स वगैरह पे पैसा खर्च किया है, आरडीएक्स पे जो पैसा खर्च किया है, जो टैंकर में जो फ्यूल वगैरह डलेगा, जेट में जो क्या डलेगा, फ्यूल डलेगा, इनके ऊपर जो खर्च, ये भी तो डिफेंस में ही आएगा, लेकिन ये कैसा खर्चा है, रेवेन्यू नेचर का खर्चा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लिख दोगे इसको? कितने नंबर का है बच्चों? 4 नंबर का। ए पार्ट 4 नंबर का है। बी पार्ट में देखना, एक कितना छपरी पूछा है, एक आराम से सिंपल पूछ लिया। स्टेट एनी 2 एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। केवल 2 एग्जांपल बताने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के। पेमेंट ऑफ सैलरी, हाँ जी, पेंशन देना, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, मतलब यहाँ पे मत लिखना एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, क्योंकि अब वो एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस दोनों तरीके के हो सकते हैं, लेकिन सैलरी में तो कोई डाउट ही नहीं है ना। अच्छा, जैसे मास्क डिस्ट्रीब्यूट करें, है ना, हेल्थ फैसिलिटीज पे खर्च किया, मेडिसिन पे खर्च किया, वैक्सीन लगवाई सरकार ने, तो ये किस तरीके के खर्चे हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि इनसे ना ही तो क्या क्रिएट हो रही। बस इतनी लाइन लिख दो। वैसे तो उसने पूछा नहीं है, लेकिन हम इतनी लाइन लिख देंगे, क्योंकि ये जो हमने एग्जांपल लिखे हैं, इनसे ना ही तो कोई क्या क्रिएट हो रही है, हमारी एसेट क्रिएट हो रही है, और ना ही लाइबिलिटीज क्या हो रही है। दैट्स व्हाई ये कैसे खर्चे है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सारे बच्चों को पता, ठीक है। चलो और पार्ट में देखते हैं क्या बोला इसने। अरे केस स्टडी पूछ ली। देखो पैटर्न देख रहे हो आप, ए पार्ट में केस स्टडी पूछ रहा है और बी पार्ट को प्लेन। बी पार्ट देख लो, चलो पहले। स्टेट द मीनिंग ऑफ प्राइमरी डेफिसिट इन द गवर्नमेंट बजट। नहीं लिख सकते आप? क्या होता है प्राइमरी डेफिसिट? हाँ जी, हाँ किसमें? अबे हम दूसरे की बात कर रहे हैं, तो पहले में जा रहा है। तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि जब जिस टाइम पे हम जो कराते हैं तुम वो नहीं करोगे। हम बोलेंगे ईस्ट तो तुम बोलोगे वेस्ट, और हम जब वेस्ट बोलेंगे तो तुम बोलोगे ईस्ट। तो अगर हमारे को तुम्हारे ईस्ट में ले जाना है तो वेस्ट बोलना चाहिए हमें, जब जाके तुम ईस्ट में जाओगे। तुम्हें पढ़ने बोलो तो उस टाइम पे पढ़ोगे नहीं, उस टाइम पे खेलोगे। जिस टाइम पे खेलने बोलो, नहीं हम तो पढ़ेंगे। हाँ जी, बी पार्ट बताओ पहले। 2 नंबर का खत्म हो गया। स्टेट द मीनिंग ऑफ प्राइमरी डेफिसिट इन द गवर्नमेंट बजट। प्लेन क्वेश्चन है, क्या होता है प्राइमरी डेफिसिट? हाँ, it is a difference between fiscal deficit and the interest payment on previous borrowing. It shows how much amount government has to borrow on account of the current year. It can be calculated as under PD is equal to, मतलब पूरा लिखना, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस बोरोइंग। बस खत्म। 3 बुलेट लिख दिए। काट कहाँ पे काटेगा नंबर? 2 की जरूरत थी, 3 लिख दिए, 2 पूरे मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब पहले वाला देख लेते हैं, केस स्टडी। एक बार तुम पढ़ो, अब नहीं पढ़ने, अब बात करेगा ना लायक। पढ़ी से किसने? मैंने? ये मैंने पूछी है केस स्टडी? मैंने कहा पूछी है? तूने पूछी होगी डाउट में अपने। मेरे को तो याद नहीं है। Two friends, Deepak and Krish, were discussing the impact of increase in GST rate। भाई ये बात कर रहे हैं। अरे भाई सरकार ने कमर तोड़ के रखी है, महंगाई बहुत हो रही, टैक्स बढ़ा दिया। बताओ, ऐसा होता है ना, गली नुक्कड़ पे लोग बात करते हैं, एक गांव में किसी चौराहे पे बड़े बुड्ढे बात कर रहे होते हैं, है ना, कैसे? भाई इन्होंने तो बस जीना हराम कर दिया, देखी चाह क्या होगा, ऐसे बोलते हैं ना। तो ऐसे लोग ये भी बात कर रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दिया है कि आपके लिए जो मोबाइल फोन्स वगैरह है, वो उन पे जीएसटी रेट कम हो गया, ठीक है ना। मतलब अभी मोबाइल फोन वगैरह सस्ते हो जाएंगे, 10-10, 12-12% से सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि उन पे जीएसटी का रेट क्या हो गया, कम हो गया। बेटा इसका मतलब है अगले साल क्या है, हमारे इलेक्शन है, ठीक है ना। तो यूथ को इन्फ्लुएंस करना है ना। ये मत देखो कि मतलब उन्होंने रेट कम कर दिया, ये देखो कि क्यों कम किया। अगले साल इलेक्शन है ना, तो ताकि ना जो यूथ लोग हैं वो बोले, मतलब जो अभी 18 साल की एज में एंटर हुए ना, उन्हें मोबाइल चाहिए, तो लोग देखो भाई मोदी जी ने क्या कर दिया, जीएसटी का रेट कम कर दिया, मोबाइल फोन सस्ते हुए, कितना सोचते हैं मोदी जी हमारे बारे में। तो ये बैक एंड में देखो कि पॉलिसीज कैसे बन रही है। खैर चलो, ये अच्छी बात है। चलो इंटेंशन कुछ भी हो, कुछ तो मिला जनता को। खैर, तो कह रहे हैं दो दोस्त आपस में डिस्कस कर रहे हैं, दीपक एंड क्रिश वर डिस्कसिंग द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन जीएसटी रेट्स ऑन लग्जरी आइटम्स। लग्जरी आइटम्स पे जो उन्होंने जीएसटी रेट बढ़ाया उसको डिस्कस कर रहे हैं, एज रिसेंटली अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट। और मैं हमेशा से बोलता हूँ बच्चों, जो इकोनॉमी में चल रहा होता है ना, सीबीएसई उसी के क्या बनाती है, केस स्टडी बनाती है, उसी के क्वेश्चन बनाती है। पास्ट में इन्होंने ऐसा किया है। क्या सरकार ने जो लग्जरियस आइटम्स है उन पे क्या लगाए है, जीएसटी
कि रेट क्या लगाए, ज्यादा लगाए है। आपको फील भी आ गया होगा कि यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछने वाला है, ठीक है ना। लग्जरियस आइटम कौन परचेज करने वाला है, मेरे को बताओ आप। बड़े लोग, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है। और उस पे जीएसटी का रेट क्या कर दिया जा रहा है, इंक्रीज कर दिया जा रहा है, ठीक है ना। चलो आगे, फिर बोल रहा है क्रिश वॉज ऑफ द व्यू दैट मोस्ट ऑफ द लग्जरी आइटम्स लाइक फॉरेन ट्रेवल। एक बात और बताऊं अभी इसका, देखो अभी क्या किया है, बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल। एक बच्चे ने मेरे से अभी किसके बारे में पूछा था, टीसीएस के बारे में पूछा था। किसके बारे में पूछा था, टीसीएस होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अगर आप फॉरेन ट्रेवल करोगे, क्या करोगे, फॉरेन ट्रेवल करोगे, तो सरकार ये बोलेगी आपसे, ये बोल रही है कि अगर लेट से आप 5 लाख रुपए की ट्रिप कर रहे हो, तो सरकार बोलती है इसका 20% पैसा पहले यहाँ जमा कराओ, वो बाद में वापस मिल जाएगा आपको। लेकिन अब बड़े लोग हैं ना भाई, देखो भाई, अगर 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, ठीक है ना, 1 करोड़ की ट्रिप कौन लगाने जाएगा, छोटे लोग या बड़े लोग, बड़े लोग, वो भी फॉरेन में। तो सरकार उनसे बोल रही है कि पहले 20% पैसा यहाँ पे दे दो। मैं बहुत ज्यादा उसके अंदर नहीं जा रहा हूँ, टीसीएस के अंदर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अननेसेसरली आज की क्लास से मेरा वो अलग टॉपिक हो जाएगा, किसी दिन और डिस्कस कर लेंगे टीसीएस को। तो लेकिन सरकार बोल रही है क्या कि 20% पहले आपको जमा कराना पड़ेगा यहाँ पे। खैर जब वो आप बाद में आईटीआर फिल करोगे तो आपको उसका रिफंड मिल जाएगा, है ना। तो अच्छा, ये उनसे पैसा निकालने की कोशिश हो रही है, किससे, अमीर लोगों से। तो ये बोल रहे हैं कि लग्जरियस आइटम्स पे, जैसे कि फॉरेन ट्रेवल पे, है ना, इम्पोर्टेड सिगरेट्स पे, होते हैं ना जो, मतलब जो लोग दिखावे के लिए, शौक के लिए आजकल वो चलता है ना, क्या बोलते हैं, सिगार वगैरह चलते हैं। तो इन चीजों पे तुम्हें पता भी है सरकार क्या भी लगाना चाहती है, टैक्स लगाना चाहती है, क्यों, ताकि इन्हें डिस्करेज कर सके। और दूसरा जो अमीर लोग हैं उन पे क्या लगा रही है, टैक्स लगा रही है, ठीक है, एक्सेट्रा। शुड बी टैक्स एक्सॉर्बिटेंटली। एक्सॉर्बिटेंटली का मतलब होता है बहुत ज्यादा, जबरदस्त। तो जबरदस्त इन्हें क्या करने वाली सरकार, टैक्स करने वाली। वाइल द आइटम्स रिलेटेड टू डेली कंजप्शन, लेकिन जो डेली नीड के आइटम है हमारी बच्चों, ऑफ पुअर एंड मिडिल क्लास, शुड बी टैक्स फ्री। वो क्या होनी चाहिए, टैक्स फ्री होनी चाहिए, ठीक है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट, क्रिश इज सजेस्टिंग। कौन सा ऑब्जेक्टिव लग रहा है बच्चों यहाँ पे, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। हाँ जी, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इसका आंसर है। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। देखो केवल इस पे मत जाओ बच्चों कि इंपोर्टेड सिगरेट्स पे इन्होंने क्या लगाया, टैक्स लगाया। कभी सोचो कि सिगरेट को देख करके तुम ये सोचो कि ये हार्मफुल चीज है। हार्मफुल तो है नो डाउट, लेकिन पूरी केस स्टडी को पढ़ने से आपको ऐसा फील नहीं आ रहा कि सरकार रीएलोकेशन करना चाहती है रिसोर्सेज का। बात कर रहे हैं वो कि अमीरों पे टैक्स लगा रहे हैं। देखो लग्जरी आइटम्स, पहला वर्ड, लग्जरी कौन परचेज करते हैं, अमीर लोग। हाँ बोलो, जैसे कि फॉरेन ट्रेवल भी तो दिया इसने। अब एक बात बताओ, फॉरेन ट्रेवल हार्मफुल कोई ना है, वो बस हार्मफुल नहीं है, लेकिन कौन करते हैं, अमीर लोग करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो कह रहे हैं शुड बी टैक्स एक्सॉर्बिटेंटली, इन पे तो टैक्स हम बहुत ज्यादा लगाएंगे। लेकिन जो डेली नीड की आइटम है, जो पुअर लोग हैं, ये देखो ना वर्ड भी तो देखो ना, सारे पूरी केस स्टडी में डोमिनेंट जो वर्ड की डोमिनेंसी है वो किन वर्ड्स की डोमिनेंसी है। तो देखो पुअर और जो मिडिल क्लास लोग हैं, ये कह रहे हैं उन्हें टैक्स फ्री कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तो जो मिडिल क्लास है, जो पुअर है, उनको तो उनका स्टैंडर्ड तो बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उन पे टैक्स क्या लग रहा है, कम लग रहा है, ठीक है ना। हाँ बोलो बच्चों, अरे बोलो ना, कम लग रहा है और इवन खत्म ही कर दिया है। और दूसरा क्या है, जो लग्जरी आइटम्स है उन पे टैक्स, जब उन पे टैक्स ज्यादा लगेगा तो उनका स्टैंडर्ड थोड़ा क्या होगा, नीचे होगा। तो यहाँ पे दूसरे वाला ऑब्जेक्टिव नहीं लग गया, कौन से वाला, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट। आइडेंटिफाई करना है, पहले कर लिया हमने, इसे एक्सप्लेन भी कर देंगे हम। जब आइडेंटिफाई कर ले तो एक्सप्लेन भी कर लेंगे हम। जो यहाँ पे क्रिश क्या कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है, वो बताना है आपको, ठीक है ना। सबसे पहले आप बताओगे, आइडेंटिफाई करके लिखोगे रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ, उसको एक्सप्लेन कर दोगे। केस स्टडी का आंसर कैसे करते हैं, 3 पार्ट में करते हैं, आप सारे बच्चों को पता है, बताया हुआ है प्रेजेंटेशन वाली क्लास में, बहुत जल्दी यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा मैं वो क्लास, ठीक है। हाँ जी, तो पहले इसके बताया आपने रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ, उसे एक्सप्लेन कर दिया। अब दूसरे बुलेट में ना आपको केस के जो फैक्ट है ना वो बताने हैं, कि आपको बताना है कि इन द गिवन केस दीपक एंड क्रिश वर डिस्कसिंग अबाउट द इम्पैक्ट about the impact of increase in GST rates, ठीक है ना, which government has imposed on luxury items, ठीक है ना। while at the same time, मतलब थोड़ी समरी बना के लिखनी है इसकी, ऐसा नहीं पूरा का पूरा ऐसे छाप दो, उसके थोड़ा शॉर्ट शब्दों में करके लिखना है आपको। while at the same time government doesn't levy any tax on the
हाँ पुअर सेक्शन एंड मिडिल सेक्शन, ठीक है ना, या जो डेली नीड की जो आइटम है विच आर यूज्ड बाय द मिडिल क्लास एंड पुअर पीपल, ठीक है ना, उन्हें क्या कर रही है, टैक्स फ्री कर रही है। तो ये ऐसे कर दिया, ये फैक्ट लिख दिया आपने। फाइनली अब थर्ड पार्ट में क्या करोगे, कंक्लूजन लिखोगे। कंक्लूजन में क्या लिखोगे, बेस्ड अपॉन द गिवन फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, जो हमने फर्स्ट पार्ट में बताया, फैक्ट दूसरे पार्ट में बताए और कॉन्सेप्ट फर्स्ट पार्ट में बताया, उसके बेसिस पे वी कैन से दैट या वी कैन कंक्लूड दैट हियर क्रिस इज डिस्कसिंग अबाउट द रिड्यूसिंग inequalities in income and wealth, since government try to reduce the gap of inequality between richer and poorer or middle section of the society. That's all. 4 नंबर हो गया। तुम बोलोगे भैया बुलेट तो 3 ही आए, अरे केस स्टडी थी ये, ठीक है ना, केस स्टडी में हमने कितना लिखा, पहली बात तो ऐसा आंसर लिखोगे ना कि फर्स्ट में वो लिखोगे कॉन्सेप्ट, दूसरे में केस का फैक्ट लिखोगे और फिर कंक्लूड करोगे, एग्जामिनर वैसे फ्लैट हो जाएगा देख के आपका आंसर कि हाँ यार इस बच्चे को पता है कि आंसर क्या लिखना है और ये भी पता है कि कैसे लिखना है। तुम करके तो देखो, ये केस स्टडी है, प्रॉपर केस स्टडी है, ठीक ठाक केस स्टडी है, मतलब बिजनेस की जैसी नहीं है कि जैसे 1-2 पेज पे आएगी, लेकिन ठीक ठाक प्रॉपर केस स्टडी है। चाहे तो ये सीधा भी पूछ लेता ना, जैसे मैंने आपको टेस्ट पेपर में पूछा था, है ना, मेरा तो मोटिव कुछ और था। अगर मैं शुरू में ही अगर ऐसे केस स्टडी देता हूँ तो फैल जाएंगे बच्चे, 1 बाय 1 उन्हें स्टेप बाय स्टेप ट्रैक पे लाना पड़ेगा ना। मैंने आपको क्वेश्चन क्या पूछा था, राइट एनी 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, सिंपल। चाहे तो ये भी पूछ सकता था, लेकिन ये ना एनालाइज कराना चाहते हैं। क्या कराना चाहते हैं कि देखते हैं कि बच्चे ने क्या पढ़ा है, रट के आया है या पढ़ के आया है, और वो सोच भी पा रहा है या नहीं पा रहा है। देखो बच्चों, 4 क्वेश्चन इससे पूछे इसने गवर्नमेंट बजट से, और एक क्वेश्चन किससे पूछा, फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है। देख लो ये पेपर आपको आसान लग रहा है, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, आसान लग रहे हैं, समझ में आ जा रहे हैं, चलो अच्छी बात है। अब आ जाते हैं बच्चों किसके ऊपर, मेरिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। जो उसके डिमेरिट थे वो इसके क्या होंगे, उल्टा कर दोगे उन्हें तो क्या बन जाएंगे, इसके मेरिट बन जाएंगे। चलो उसके डिमेरिट की एमटी सारे बच्चों ने कल बहुत अच्छे से बताई थी टेलीग्राम पे लिख लिख के। हाँ बोलो क्या था, एमटी बोलो, ह्यूज गोल डिस्करेज इक्विलिब्रियम, 4 हेडिंग है, उनको ही देखना उनको कैसे एडजस्ट करेंगे। तो उसकी मैंने यहाँ पे एमटी नहीं बनाई कोई, एमटी क्यों नहीं बनाई बच्चों, क्योंकि उनकी जस्ट अपोजिट होके यहाँ पे होने वाली है ना वो मेरिट का क्या होने वाला, डिमेरिट, और डिमेरिट का मेरिट होने वाला है। देखो यहाँ पे बोल रहा है, वहां पे पहली क्या थी, ह्यूज रिजर्व्स ऑफ गोल्ड रिक्वायर, यहाँ पे क्या लिखा है देखना इसके मेरिट में, गोल्ड रिजर्व्स नॉट रिक्वायर्ड। जो उसके डिमेरिट थे उनको उल्टा कर दो तो वो इसके क्या बन जाएंगे, मेरिट बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, वहां पे उसने क्या बोला था, ह्यूज रिजर्व्स ऑफ गोल्ड रिक्वायर्ड, और ये उसका मेरिट था या डिमेरिट था, डिमेरिट। यहाँ पे इसका उल्टा किया, उल्टा कैसे किया, वहां पे बोला ह्यूज रिजर्व्स ऑफ गोल्ड रिक्वायर्ड, यहाँ पे बोला गोल्ड रिजर्व नॉट रिक्वायर्ड, और जैसे हमने उसका उल्टा किया तो वो उसका क्या बन गया, मेरिट बन गया। क्योंकि यहाँ पे तो रेट किससे निकलता है बच्चों, डिमांड एंड सप्लाई से। यहाँ पे गोल्ड की क्या जरूरत, गोल्ड मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो देखते हैं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम डज नॉट रिक्वायर रिजर्व्स ऑफ गोल्ड। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में हमें किसकी जरूरत नहीं है, गोल्ड के रिजर्व्स की जरूरत बच्चों नहीं है, बिकॉज इट इज सेल्फ एडजस्टिंग। क्योंकि ये रेट कैसा होता है, किसके बेसिस पे, वेरी गुड, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। आगे, इंटरनेशनल मोबिलिटी ऑफ कैपिटल, इससे ना एक देश से दूसरे देश में कैपिटल का मूवमेंट बड़े आसानी से हो सकता है। वहां पे क्या था दूसरी हेडिंग, ह्यूज रिजर्व्स ऑफ गोल्ड हाइंडर द मूवमेंट ऑफ कैपिटल, और उसका उल्टा कर दोगे तो इंटरनेशनल मोबिलिटी ऑफ कैपिटल, यानी कि कैपिटल एक देश से दूसरे देश में बड़े आसानी से मूव हो सकती है। क्यों मूव हो सकती है, अरे बच्चों पहले उधर 60 रुपए मेरे को किसमें मेंटेन करके रखने पड़ रहे थे, गोल्ड के रिजर्व्स में, अब उनसे मैं मस्त क्या करूंगा, एक्सचेंज करूंगा। क्या करूंगा, एक्सचेंज करूंगा। तो पहले मार्केट में कितने जा रहे थे, 40 रुपए, कितने जा रहे थे, 40। अभी कितने जा रहे हैं बच्चों, 100 के 100 जा रहे हैं, 100 के 100, क्योंकि गोल्ड के रिजर्व बनाने नहीं है। समझा सबको, पढ़ाऊं इसको, एज गोल्ड रिजर्व्स आर नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि गोल्ड के रिजर्व की जरूरत नहीं है अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। किसमें, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में।
दिस विल लीड टू मोबिलिटी ऑफ कैपिटल, इससे क्या होगा, कैपिटल मूव करेगी इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट, किसमें, इंटरनेशनल मनी मार्केट में, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में पैसा जाएगा, ज्यादा जाएगा। पहले कितने जा रहे थे, केवल 40 जा रहे थे अगर मैं 60 के रिजर्व मेंटेन कर रहा था, अब तो रिजर्व मेंटेन करनी है तो 100 के 100 पैसे जाएंगे वहां पे। हालांकि एक चीज देखो, अगर मैं इसको थोड़ा दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से कराऊं ना, तो यही चीज इसकी डिमेरिट हो जाएगी, किसकी, फ्लेक्सिबल की। क्यों, क्योंकि रेट क्या होता है, तो मोबिलिटी ज्यादा नहीं होगी, लोग डरेंगे क्या करने से, ट्रांजैक्शन करने से, कहीं लॉस अगर हो गया तो। जैसे वो है ना कि आई थिंक एक कुछ गाना है, पता नहीं मेरे को याद है, वो ऐसे ऐसे आएगा लोगों के मन में, कहीं लॉस ना हो जाए, ऐसा है ना, एक गाना है ना, कहीं देर ना हो जाए, ऐसा ही है कुछ, है ना। तो लोग ऐसे सोचेंगे कहीं कहीं लॉस ना हो जाए, ऐसा करके, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों, रेट क्या होता रहता है, कम और ज्यादा होता रहता है। तो ये मैंने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, इसके डिमेरिट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अरे तुम्हें समझा तो ठीक है, नहीं तो जान दो। हाँ तो बोलो यार, या तो ये बोलो समझ में आया, आ गया, मैं क्वेश्चन पूछ लूं, इसका मतलब आ ही गया होगा जब इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे। अच्छा, नेक्स्ट है, नेक्स्ट बच्चों, अरे बड़ा आसान है, वहां पे क्या था, एमटी बताओ। हाँ, वहां पे तीसरा जो वर्ड था वो था डिस्करेज, यहाँ पे इसका देखो उल्टा क्या है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एनकरेज वेंचर कैपिटल। मेरे को समझाने की कोई जरूरत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि कल की क्लास में हमने बहुत डिटेल में क्या किया था, डिस्कस किया था। अरे नमन भाई, हमारा तो कुछ ख्याल रखो, हमें तो पता ही नहीं है क्या होता है। पता है, पहले वाली पता है क्या, कैसे, क्योंकि प्रॉफिट होएगा ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि रेट क्या है, यहाँ पे हो जाएगा प्रॉफिट, क्योंकि रेट क्या हो सकता है। अरे मजा है, अभी मैंने डॉलर परचेज किया 80 रुपए में, 80 रुपए परचेज किए डॉलर, कल के कल डॉलर का रेट मान लिया 100 रुपए हो गया, कितना हो गया, ना मैंने निकाल दिया, ठीक है ना। 5 लाख डॉलर परचेज किए थे, कितने परचेज किए थे, 5 लाख डॉलर पे मैंने $1 पे कितना कमाया, 20। हाँ बोलो ना, अरे 80 का खरीद के कितने का बेचा, ये नालायको, बर्बाद करा दो मेरे को, 80 का खरीद के 20 का बेचा, 20 के प्रॉफिट पे बेचा भाई, 100 का बेचा, तो कितना हो गया, अरे बोलो ना, इसकी मल्टीप्लाई करो ना, 5 लाख की 20 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होएगा, 1 करोड़ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 CR का प्रॉफिट जनरेट कर लिया मैंने एक दिन के अंदर। ये ऐसा किस में ही हो सकता है, केवल जब खून के आंसू उस दिन रोए थे ना, आज शांत हुई है, वो मेरे, वो जो दर्द था ना, वो जो दर्द है जिसको मेरे को हो रहा था, वो आज शांत हुआ है, 1 CR का प्रॉफिट कमाया। अच्छा हाँ बिल्कुल, वो उसमें देख लेंगे सारा, एक साथ ही कराओगे क्या, मतलब मुझे तो बर्बाद देखना चाहते हो बिल्कुल। आगे, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एनकरेज वेंचर कैपिटल, ये किसको एनकरेज करता है, क्योंकि रेट फ्लक्चुएट होता है, देख लो, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट प्रमोट्स वेंचर कैपिटल, ये किसको प्रमोट करता है, इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, किसमें, दिस हैज लेड टू द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, इससे क्या होता है, जो इंटरनेशनल ट्रेड है ना, वो क्या होता है, एक्सपेंड होता है, क्योंकि लोग प्रॉफिट की चाह में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं फॉरेन किसमें, करेंसी में, एंड ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल मनी मार्केट, और इससे क्या भी होती है, एक तो ट्रेड भी बढ़ता है और ग्रोथ होती है किसकी, इंटरनेशनल मनी मार्केट की। नेक्स्ट है ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्या है, ध्यान से सुनो बच्चों, वहां पे चौथी हेडिंग क्या थी, हाँ इक्विलिब्रियम, यानी कि इट मे नॉट बी द इक्विलिब्रियम रेट, ऐसा जरूरी नहीं है कि फिक्स में क्या है, कि जो रेट निकला है वो क्या हो, इक्विलिब्रियम हो, लेकिन यहाँ पे तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। अच्छा, जब वहां पे इक्विलिब्रियम रेट वो नहीं था, तो क्या वहां पे एक कंट्री के रिसोर्सेज दूसरी कंट्री के साथ ऑप्टिमली एलोकेट हो रहे थे, नहीं, मैंने वहां पे आपको, मेरे शब्द यही थे जब मैं आपको समझा रहा था कि किसी एक को अगर फायदा हो रहा है तो दूसरे को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। फायदा किसको हो रहा है, जिसने झूठ बोला है, मेरी करेंसी में 2 ग्राम गोल्ड था, मैंने बोला 4 ग्राम गोल्ड है, हाँ बोलो ना। अच्छा, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को अभी जब वो बंदा क्या करेगा, मतलब हम आपस में क्या करेंगे, डील करेंगे, तो मेरे को ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि मैंने अपनी करेंसी की वैल्यू इन्फ्लेट करके बताई है, उसको क्या होएगा, नुकसान होएगा। नहीं समझा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे रेट तो किसके थ्रू निकला है, डिमांड और
सप्लाई के थ्रू निकला है, तो यहाँ पे तो मैनिपुलेशन के कोई चांसेस है ही नहीं है, वो तो किससे निकला है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई। तो जिस करेंसी की जितनी वैल्यू है उतना ही रेट निकला होगा, तो यहाँ पे रिसोर्सेज ऑप्टिमली एलोकेट होंगे। ऐसा नहीं होगा किसी एक करेंसी को फायदा हो जाए और दूसरी, मतलब किसी एक कंट्री को फायदा हो जाए और दूसरी कंट्री को नुकसान, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्टिमली जितना होना चाहिए था ना ट्रांजेक्शन, उतने ही भाव में होगी। बोलो समझ में आया क्या? नहीं आया समझ में? चलो मैं एक एग्जांपल फिर भी दे देता हूँ, मेरे को तसल्ली हो जाएगी। मान लिया मेरे को $20 की कोई चीज खरीदनी थी, कहां से? यूएसए से। $20 की मेरे को कोई चीज खरीदनी थी और मेरी करेंसी में 2 ग्राम गोल्ड था। कितना गोल्ड था? 2 ग्राम गोल्ड था। तो पहले मेरे को बताओ, $20 को खरीदने के लिए मेरे को कितने रुपए देने पड़ेंगे? कितने रुपए देने पड़ेंगे? अच्छा, $20 को खरीदने के लिए मेरे को 10 रुपए देने पड़ेंगे। अच्छा, ये आप कब मान रहे हो? अच्छा, मैंने एक चीज स्किप कर दी यहाँ पे, मैंने ये तो बताया नहीं कि डॉलर में कितना ग्राम गोल्ड है, ये नहीं बताया ना मैंने। हाँ तो बोलो, हमारी में तो कितना है? 2 ग्राम गोल्ड है, लेकिन उनकी में कितना है? उनकी में कितना है? 4 ग्राम गोल्ड है। कितना है? 4 ग्राम गोल्ड है। तो $1 को लेने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे मेरे को? 2 देने पड़ेंगे। कितने देने पड़ेंगे? और $20 को लेने के लिए कितने देने पड़ेंगे? 40। लेकिन मैंने झूठ बोल दिया। मैंने झूठ क्या बोल दिया कि मेरी करेंसी में 2 ग्राम गोल्ड नहीं है, मेरी करेंसी में 4 ग्राम गोल्ड है। कितना है? तो अब 4 ग्राम गोल्ड है, उनकी में भी कितना है? तो मेरे को $1 को लेने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे? 1 रुपए देना पड़ेगा। 20 को लेने के लिए एक्चुअल में देने कितने थे, लेकिन दे कितने रहा हूं? ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि मैंने झूठ बोला। हाँ बोलो। तो अच्छा एक बात बताओ, मेरे को तो क्या हो गया? फायदा हो गया, लेकिन उन्हें तो क्या हुआ? क्योंकि उन्हें 40 रुपए मिलने चाहिए थे और मिले कितने उन्हें? तो क्या रिसोर्सेज का एलोकेशन ऑप्टिमम तरीके से हुआ है? नहीं। लेकिन ये जो दिक्कत है ये किसमें है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में। किसमें है? फ्लेक्सिबल में तो ऐसा कुछ है ही नहीं है। जो रेट होना चाहिए वही रेट निकला है, तो जो तुम्हारी वैल्यू है तुम्हें उतने ही क्या मिलेंगे? पैसे मिलेंगे। हाँ बोलो ना। तो ये बोल रहा है यहाँ पे ऑप्टिमम एलोकेशन होता है किसका? रिसोर्सेज का। सारी हेडिंग बच्चों, आप अगर बुक में देखोगे ना, ये बुक में आपको हेडिंग ऊपर नीचे मिलेगी और आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने अपने हिसाब से इन्हें क्या किया? एडजस्ट किया। मैंने इस तरीके से एडजस्ट किया कि ताकि इनकी एमटी ना बनानी पड़े। एमटी केवल हमने उनकी देख ली। उसकी एमटी क्या थी? डिमेरिट की, ह्यूज गोल्ड, डिस्करेज, इक्विलिब्रियम। उनका ही ऑपोजिट कर दोगे तो 4 हेडिंग मैंने बैक टू बैक वैसे ही लगाई है, ताकि उनकी उल्टी यहाँ पे हेडिंग हम देखें। अच्छा, अगर ये टॉपिक देखना है ना हमें, इसका फ्लेक्सिबल का हमें मेरिट देखना है, तो हम सीधा ये देखिए कि उसके डिमेरिट क्या है। उसके डिमेरिट क्या है, उनका उल्टा कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेरिट हो जाएंगे। दोनों टॉपिक हमारे, मतलब ये कोई रटने वाली बात नहीं है, ये मैं कनेक्ट करके बता रहा हूँ। बुक से पढ़ोगे तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बुक में ऊपर नीचे हेडिंग है और ना ही उसने कोई ना लिखेगा इसका कनेक्शन उससे है, इसका कनेक्शन उससे है ना। वो तो जब हम बताएंगे वो तो तभी पता पड़ेगा ना। चलो जी देखो, ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जल्दी से इस हेडिंग को खत्म करते हैं आज, और इसके फिर हम जो डिमेरिट्स है वो कल पढ़ेंगे। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम एनहांसेस द एफिशिएंसी इन रिसोर्स एलोकेशन। जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है ये किसको इंक्रीज करता है बच्चों? किसको एनहांस करता है? एफिशिएंसी को। क्यों करता है एफिशिएंसी को एनहांस? रिसोर्स एलोकेशन की एफिशिएंसी को एनहांस क्यों करता है? क्योंकि जिसकी जितनी वैल्यू है, हाँ, जिसकी जितनी इज्जत है उसे उतनी ही इज्जत मिलती है। इट लीड्स टू द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, जिससे फाइनली क्या निकलता है? इक्विलिब्रियम निकलता है। इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट अभी पढ़ा है आपने, जहां पे डिमांड और सप्लाई आपस में इक्वल होती है, जिस रेट पे, ऑफ डिफरेंट करेंसीज, अलग अलग करेंसीज का। अकॉर्डिंगली द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज एक्सपेक्टेड टू बिकम मोर एंड मोर एफिशिएंट। तो जो रिसोर्सेज का बंटवारा होगा ना, जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में जो बंटवारा होगा रिसोर्सेज का, मतलब जितने रिसोर्सेज जाने चाहिए थे या आने चाहिए थे, तो वो उतने ही आएंगे। तो इसका मतलब हम बोलेंगे एफिशिएंट है रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज का एलोकेशन है वो एफिशिएंटली हो रहा है। ठीक है, शेष नो 4 हेडिंग एमटी की तो कोई जरूरत नहीं है, उनके जस्ट ऑपोजिट है। एक बार बस नजर निकाल लो डिमेरिट्स में, उसके उसके वहां पे क्या थे? मेरिट क्या थे बताओ मेरे को? MSG, एम फॉर मार्केट। ये दीदी को देखना दिमाग खराब हो रहा है। क्यों हो रहा है दीदी का दिमाग खराब? बराबर में देखो, डॉलर खरीद लेते 80 रुपए में, 75 के हो गए, 70 के हो गए, तो दीदी का दिमाग खराब हो गया। तो मार्केट में स्टेबिलिटी है, इनस्टेबिलिटी है? उसका ऑपोजिट है ना, उसके उसके मेरिट का ऑपोजिट करके यहाँ पे क्या बन रहे हैं? डिमेरिट। पहली हेडिंग देख लो, मार्केट इनस्टेबिलिटी। हेडिंग देखना, अंदर का कंटेंट नहीं, वो कल पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट है
वहां पे क्या था, MS, S फॉर स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज। हाँ बोलो, यहाँ पे मोदी जी, ऐसे समझे मोदी जी है, इनको चक्कर आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? क्यों? जो पॉलिसी वहां पे बनाई थी वो तो फिक्स रहने वाली है। मोदी जी बोलते हैं यार इसका ही नहीं रहा सा मिल रहा है, क्या एक पॉलिसी बनाओ, ये एक्सचेंज रेट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, फिर हमें उसके अकॉर्डिंग क्या लेना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है। हमारी कोई पॉलिसी फिक्स ही नहीं हो पा रही है, करे तो क्या करे, बोले तो क्या बोले, जाए तो कहाँ जाए। ठीक है ना, ये ऐसे सोच रहे हैं ना, बताओ क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, मर जाऊं? हाँ जी। तो अनस्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज। तीसरा देखो, वहां पे G4 क्या था, ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। यहाँ पे क्या बोल रहा है, बायलेटरल ट्रेड बिकम्स डिफिकल्ट। कह रहा है कि दो तरफा ट्रेड, बायलेटरल मतलब दो देशों के बीच में जो ट्रेड हो रहा है वो ट्रेड डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिस्क वाला फैक्टर लग रहा है ना, क्या लग रहा है? और ये चीज मैंने आपको इसके मेरिट में भी बताई थी। किसमें बताई थी? देखो मजे की बात, देखो एक एंगल से देखोगे तो एक ही चीज, इसकी मेरिट भी बन रही है, डिमेरिट भी बन रही है। यहाँ पे देखोगे तो क्या हो रहा है, ट्रेड क्या हो रहा है, डिफिकल्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि रेट में कम ज्यादा होने के क्या है, चांसेस है। और इसके मेरिट में ये बोल रहा है कि ट्रेड ज्यादा होगा। देख लो कहां पे बोल रहा है, ये रहा। ये वाले शब्द देखो, हाईलाइट कर रहा हूं मैं। ये कह रहा है बिजनेस एक्टिविटीज एक्सपेंड भी होगी और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में क्या होगी, ग्रोथ होगी। और अभी डीमेरिट में बोल रहा है कि जो फॉरेन ट्रेड है वो बढ़ेगा नहीं, यानी कि वो कम होएगा। दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है। मतलब एक उसी चीज को मेरिट में भी बोल रहा है, मेरिट में तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा है क्योंकि रिजर्व्स नहीं बनाने हैं हमें, दैट्स वाई ज्यादा पैसा जाएगा। और डिमेरिट में इसलिए बोल रहा है क्योंकि रेट क्या हो सकता है, फ्लक्चुएट हो सकता है, तो इसलिए लोग डिस्करेज होंगे क्या करने के लिए, मार्केट में पैसा लगाने के लिए। बोलो बात समझ में आई क्या? तो वो MSG का उल्टा है, किसका उल्टा है? और यहाँ पे एक एडिशनल हेडिंग है, ये मैं कल समझाऊंगा आपको। ये एडिशनल हेडिंग क्या है, डोमेस्टिक इकोनॉमी बिकम्स मोर वल्नरेबल टू एक्सटर्नल शॉक्स, ये कल पढ़ाऊंगा। समझ में आती है बच्चों बात? बोलो भारत माता की वंदे। आज के लिए इतना ही करेंगे हम बच्चों, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल।